కేరళ వైనాడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడిన ఘటనపై కీలక ప్రకటన చేశారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. ఘటనలో ఇంతమంది చనిపోవడం బాధాకరమన్నారు. కొండ చర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉందని ఈ నెల 23నే కేరళ సర్కార్ను హెచ్చరించామన్నారు షా. తాము హెచ్చరించినా జనాన్ని తరలించలేదని చెప్పారు. కేరళ సర్కార్ నిర్లక్ష్యంతోనే వైనాడ్లో దారుణమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని రాజ్యసభలో అన్నారు. मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। भाई जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता। 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होती है, एजी का ऑडिट होता है। हम किसी को नहीं मानेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, मगर धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इंप्रूवमेंट आया है। इसीलिए 6244 में से 4619 करोड़ रुपया इनका रिलीज हो चुका है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर, अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी, इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को అయితే వైనాడ్ ప్రమాదంపై ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరికలు లేవన్నారు కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్. కేరళ సర్కార్ను బ్లేమ్ చేయడానికి ఇది సమయం కాదన్నారు. ముందే హెచ్చరించామన్న కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యల్ని ఖండించారు. కష్ట సమయంలో బాధితులకు అండగా ఉండకుండా రాజకీయాలు చేయడం సరికాదన్నారు. ప్రజలను ఆదుకునేందుకు కేంద్రం కలిసి రావాలన్నారు సీఎం పినరయి విజయన్. അവിടെ 115നും 204 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയിൽ മഴ പെയ്യും എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇപ്പോൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 572 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത്. അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിലും എത്രയോ അധികമായിരുന്നു അത്. ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു തവണ പോലും ആ പ്രദേശത്ത്
റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപകടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് റെഡ് അലേർട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യം, അവരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതും സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതൊന്നും പരസ്പരം പഴിചാരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെതായ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും പടലിക്കിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? ഇതാണിതിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഫലപ്രദമായ നടപടികളിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇതൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ പഴിചാരേണ്ട ഒരു ഘട്ടമല്ല. ഇപ്പോൾ ദുരന്തമുഖത്താണ് നമ്മൾ. ആ ഹതാശയരായ ജനങ്ങൾ നിരാലംബരായി കഴിയുകയാണ്. അവരെ സഹായിക്കുക, രക്ഷിക്കേണ്ടവരെ രക്ഷിക്കുക, മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ അടക്കം കണ്ടെത്തുക, അതിന് കൂട്ടായ ശ്രമം നടത്തുക, ആ പ്രദേശത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.